Good morning students and welcome to my class SST chapter number 2, the India during the struggle period, time period from the 1206 AD to 1757 AD. In our last class we already discussed about the Khilji dynasty, Jalaluddin Khilji and the Alauddin Khilji and the Ghulam dynasty. Okay, and today in our class we are going to discuss about a new dynasty named as the Tughlaq dynasty and the Sayyid dynasty. So let's start the class with the new dynasties. जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बता दी थी about the Khilji dynasty that जो नसीरुद्दीन शाह था, Nasiruddin Khusro Shah was the last ruler of the Khilji dynasty who was killed by the Ghiyasuddin Muhammad Tughlaq. So यहीं से इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है बच्चों। अब डायनेस्टी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ फेमस रूलर जो तुगलक डायनेस्टीज में हुए उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए कि द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज द Ghiyasuddin Tughlaq who killed the last Khilji ruler and become the ruler of the Delhi, and after the Ghiyasuddin Tughlaq the Juna Khan become the ruler, and after the Juna Khan the Muhammad Tughlaq जिनके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, and after the Tughlaq Muhammad Tughlaq the Firoz Shah Tughlaq become the ruler, and इसके बाद में हम लोग इन सब के बारे में स्टार्ट करने वाले अपना टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं Ghiyasuddin Tughlaq के साथ। इन द 1320 AD द खुसरो शाह वही खुसरो शाह है, नसरुद्दीन खुसरो शाह Khilji, who was the last ruler of the Khilji dynasty, killed by the Ghiyasuddin Tughlaq and the other name Ghazi Malik. यही Ghiyasuddin Tughlaq जो है इसका दूसरा नाम था गाजी मलिक, जिसने लास्ट खिलजी रूलर नसीरुद्दीन खुसरो शाह को मार दिया था और खुद नया जो दिल्ली सल्तनत का रूलर बन गया था। And the Ghiyasuddin Tughlaq faced the provincial revolts, sent his son Juna Khan to the Warangal against the Pratap Rudradev. अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग गुलाम डायनेस्टी से स्टार्ट कर चुके हैं, सेव डायनेस्टी से स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने रजिया सुल्तान भी पढ़ा, इल्तुतमिश भी पढ़ा, बलबन भी पढ़ा। आप लोगों ने समझे कि एक चीज नोट की होगी कि हर रूलर कहीं ना कहीं रिवोल्ट को दबाने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग किंगडम में, मतलब किंगडम के अलग अलग पार्ट में कुछ ऐसे लोग थे जो सुल्तान के अगेंस्ट जा रहे थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर था कि जब Ghiyasuddin Tughlaq जो है वो रूलर बने, राजा बने, सुल्तान बने, तो ही हैड टू फेस मेनी रिवॉल्ट्स इन हिज रीजन। अपने टाइम में उसे कई सारे रिवॉल्ट का, कई सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर किंग पावरफुल नहीं होगा तो पूरा किंगडम जो वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट्स यूनिट्स के अंदर सब डिवाइड हो जाएगा, और इसी चीज को उसने भी फेस किया। इसके Ghiyasuddin Tughlaq के रूलर बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद कई सारे जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट होने लगे, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने लगे, और इसी तरह की रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए इसने अपने बेटे जिसका नाम था जूना खान, उसको इसने वारंगल भेजा। He sent his son Juna Khan to the Warangal against the Pratap Rudradev who was the Rajput ruler. इसने प्रताप रुद्रदेव के अगेंस्ट जूना खान को भेजा। आगे चलते हैं, देखते हैं the Bengal revolt was the last revolt of last military campaign or military expeditions of the Ghiyasuddin Tughlaq। अब Ghiyasuddin Tughlaq के बारे में हालांकि हिस्ट्री के अंदर आप लोगों के बस इतना ही कंटेंट दिया हुआ है, क्योंकि इसने जो कुछ काम किया वो कुछ खास नहीं था। बस जो ध्यान में रखने के लायक बात है बच्चों वो इतनी है कि Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of the Tughlaq dynasty, ठीक है। अब Ghiyasuddin Tughlaq का जो लास्ट मिलिट्री कैंपेन था इट वाज अगेंस्ट द बंगाल एंड ही डाइड इन 1325 AD, और इस तरह से 1325 AD के अंदर हो जाती है इसकी डेथ। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, ओके। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूलर के लिए पढ़ने के लिए कि मोहम्मद तुगलक, जिसका दूसरा नाम था जूना खान एंड आल्सो नोन एज द उल्लू खान। अब अगर आपको याद आया हो, आपने मेरी लास्ट क्लास को ढंग से देखा होगा, तो उल्लू खान जो है बलबन का भी नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों की। आफ्टर द Ghiyasuddin Tughlaq, his
बारे में फेमस थे, या ये कह सकते हैं कि अबॉन द टू टाइटल्स द थर्स्टी ऑफ द ब्लड। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने समय में ये कितना खूंखार या कितना खतरनाक संघर्ष रहा होगा। ऐसा कहते हैं इसको थर्स्टी ऑफ ब्लड इसलिए कहा गया क्योंकि ये इतना खतरनाक था कि कई बार किसी को सजा देने के लिए वहां पर खड़े खड़े ही लोगों को जिंदा 2 टुकड़ों में तलवारों से शरीर और धड़ को अलग करवा देता था, तो इसीलिए इसको थर्स्टी ऑफ ब्लड कहा गया। लेकिन दूसरी चीज, द एस्ट्रोनाइशियन मिक्स ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर इसके लिए जो टाइटल यूज किया गया है, एस्ट्रोनाइशियन का मतलब हिंदी में होता है विस्मयकारी, मतलब आश्चर्यजनक, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे कुछ काम जो इसने किए, ठीक है ना, तो विस्मयकारी जितने भी कार्य इसने किए उसके लिए ये टाइटल इसको दिया गया। विस्मयकारी मतलब आश्चर्यजनक जो इसने काम किए, कुछ ऐसे काम भी इसने किए जिसके लिए इंडियन हिस्ट्री के अंदर फेमस हो गया। अब आप चाहे तकदीर कह दें, चाहे लक कह दें, कुछ भी कह दें, ऐसा कहते हैं कि अपने किंगडम में अपने राजा बनने के बाद, रूलर बनने के बाद इसने अपने किंगडम को डेवलप करने के लिए, किंगडम के डेवलपमेंट के लिए, है ना, या अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए कई सारी पॉलिसीज अपनाई, लेकिन इसके लक ने इसका साथ नहीं दिया। इसने बहुत दूर की सोची थी, कुछ अच्छा करने की सोची थी, लेकिन लक का साथ ना देना भी आप समझ सकते हैं कि एक इंसान बहुत मेहनत करे, है ना, बहुत हार्डशिप करे, लेकिन बाद में भी उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिले, तो आप उसको क्या कहेंगे, लकी तो कहेंगे। तो इसने अपने किंगडम में रिफॉर्म्स किए, कई सारे सुधार किए, लेकिन उसका हर एक सुधार उसके लिए आफत बन गया, हर एक सुधार उल्टा पड़ गया। तो वही चीजें इसकी जो 5 पॉलिसीज है उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इसके जो किंगडम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द 23 मुक्ताज और द प्रोविंसेस। द फर्स्ट थिंग, द मोहम्मद तुगलक रीजन और अ किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 23 मुक्ताज। अगर आपको याद में नहीं रहता, समझ नहीं आ रहा कि मुक्ताज होता क्या है, तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं इसके। इन अवर लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि द प्रोविंसेस या स्टेट वर कॉल्ड एज द मंडल, मंडल कहा जाता था। उसी तरह से सल्तनत टाइम पीरियड में जो प्रोविंसेस या स्टेट होते थे उनको मुक्ताज कहा गया। जिस तरह से हमारी कंट्री है ना, इस कंट्री को 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है ना, तो इसी तरह से स्टेट को क्या कहा गया, मुक्ताज कहा गया। टोटल कितने थे, 23 मुक्ताज वर देयर इन द रीजन ऑफ द मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में उसका जो किंगडम था वो 23 मुक्ताज के बीच में डिवाइडेड था, ठीक है। एंड जियाउद्दीन बर्की, ही वाज अ ग्रेट हिस्टोरियन, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन था, जिसने अपनी बुक के अंदर इसकी 5 पॉलिसीज के बारे में डिस्क्राइब किया है, द 5 मेजर पॉलिसीज। और इन्हीं 5 मेजर पॉलिसीज के कारण ये टाइटल एस्ट्रोनाइशियन मिक्स ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस, ये टाइटल इसको दिया गया क्योंकि ये 5 पॉलिसीज अपने किंगडम को पावरफुल बनाने के लिए, अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए इसे लागू की थी, कई सारे सुधार करने की कोशिश की, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका लक अच्छा नहीं था, इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, इसीलिए सारी पांचों की पांचों पॉलिसीज जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। और इसी कारण ये जो टाइटल है वो मोहम्मद तुगलक के लिए यूज किया जाता है। अब बर्नी के अकॉर्डिंग 5 पॉलिसीज जो थी वो कौन कौन सी थी, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, टैक्स इंक्रीज इन द दोआ। अब दोआ पढ़ रहे हैं, इट इज द वर्ड रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये वर्ड है। दोआ होता क्या है तो देख लीजिए, अगर आपने 9th क्लास ढंग से पढ़ी है, चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा दोआ क्या होता है कि 2 जो रिवर्स है, 2 नदियां, ठीक है, इन 2 नदियों के बीच का जो ये रीजन है इट इज कॉल्ड एज द दोआब। अब यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो इसने दोआब के रीजन पर टैक्स इंक्रीज कर दिया, मतलब वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, जो लैंड टैक्स या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उस टैक्स को इसने बढ़ा दिया। अब ये दोआब, अगर हम इंडिया की बात करें तो दोआब है यहाँ पर गंगा रिवर, और गंगा के अंदर सबसे अकेली आकर मिलने वाली नदी है वो है यमुना रिवर। तो गंगा एंड यमुना के मिडिल का जो रीजन है इट इज नोन एज द दोआब रीजन। इसी रीजन को दोआब रीजन के नाम से जाना जाता है। इसने यहाँ पर टैक्स इंक्रीज किया, ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि टैक्स जो है, लैंड रेवेन्यू जो है, इससे किंगडम की या जो किंग की जो ट्रेजरी होती है वो बढ़ती है, मतलब जो खजाना होता है वो बढ़ता है, जिसका
यहाँ पर अकाल की स्थिति थी, ठीक है ना, ड्रॉट हो चुका था, अकाल पड़ चुका था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। इसकी योजना बहुत अच्छी थी, इसकी प्लानिंग, इसकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने गलत समय चुना अपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये वो समय था जब यहाँ पर इस रीजन के अंदर बारिश नहीं हुई और यहाँ पर अकाल पड़ गया। तो इसीलिए इसकी जो फर्स्ट पॉलिसी थी ये हो गई फेल। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड पॉलिसी के बारे में, मेकिंग देवगिरी और दौलताबाद एज हिज कैपिटल। अब ये देवगिरी दौलताबाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो देवगिरी एरिया आया हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है, इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट कर दिया, सबसे बड़ी गलती, ठीक है। देखिए बच्चों, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन चल रही है ना, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं है, तो यहाँ से अगर हम राजस्थान से महाराष्ट्र जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसने उस समय में जब ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, बिना कुछ सोचे समझे इसने दिल्ली से अपने कैपिटल सिटी कहाँ ट्रांसफर कर ली, देवगिरी, और देवगिरी का नाम जो है इसने चेंज करके क्या रखा था, दौलताबाद। तो ये थोड़ा सा आपको टॉपिक दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि विच रूलर चेंज द नेम ऑफ द देवगिरी, ठीक है ना। तो देवगिरी का नाम चेंज किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था। हालांकि अब देखिए इसका कैपिटल सिटी चेंज करने का जो रीजन था वो ये था कि इसको लगता था कि मेरा जो किंगडम है वो साउथ की तरफ ही एक्सटेंड हो रहा है, और अगर मैं देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाऊंगा तो यहाँ से मैं अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर पाऊंगा, पूरे किंगडम का ध्यान रख पाऊंगा, चारों तरफ नजर रख पाऊंगा। लेकिन इसका ये जो फैसला था, इसका ये डिसीजन भी पूरी तरह से उलट गया। कारण क्या कि देवगिरी या दिल्ली से इसने अपना ऑफिस शिफ्ट करने की जगह पर वहां की जितनी पॉपुलेशन थी, वहां पर इसके साथ काम करने वाले जितने भी मिनिस्टर्स और जितने भी लोग जो इसके कोर्ट के अंदर काम करते थे वो, और साथ में ही लगभग दिल्ली की जनता को भी ये अपने साथ एक कारवे की तरह ये देवगिरी ले गया। भूख प्यास के कारण कई सारे लोग देवगिरी पहुंच गए, एक बड़ी तकलीफ देकर ये लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर जब इसका ये प्लान या पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई तो इसने फैसला किया कि अब देवगिरी से वापस दिल्ली जाया जाए। तो ऐसा कहते हैं कि भूख प्यास के कारण कई सारे लोग रास्ते में ही मारे गए और पूरी जनता को बहुत सारी परेशानी उठाई गई। इसकी ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने गलती ये की कि अपने ऑफिस को शिफ्ट करने की जगह इसे अपने सिर्फ कोर्ट को वहां शिफ्ट करना था, इसने वहां की जनता को भी अपने साथ लिया। तो ये जो सेकंड पॉलिसी थी इसकी, ये भी पूरी तरह से इसकी फेल हो गई। अब हम बात करते हैं देवगिरी की जो कैपिटल है वो रही 1327 से 1335 तक देवगिरी को इसने अपनी कैपिटल की तरह रखा, लेकिन बाद में ये यहाँ से वापस दिल्ली शिफ्ट हो गया। थर्ड जो इसकी पॉलिसी थी, इट वाज सर्कुलेट द टोकन करेंसी ऑफ द कॉपर। इसने कॉपर करेंसी चलाई। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों मुगल टाइम पीरियड की, और मेरे ख्याल से आपके रूटीन लाइफ में कभी ना कभी आपने मुगल ईरा के चांदी और सोने के सिक्के जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि इतना प्रॉस्परस टाइम पीरियड था इंडिया का, इतना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा था इंडिया का, और ऐसे समय में इसका ये डिसीजन सबसे ज्यादा गलत डिसीजन था। तरीका गलत था, डिसीजन तो फिर भी सही था लेकिन इसका तरीका गलत था। इसने कॉपर करेंसी की स्टार्टिंग की, लेकिन यहाँ की जो जनता थी उन्होंने फेक करेंसी घर पर ही मिंट करना शुरू कर दिया, मतलब घर पर ही कॉपर लाकर और उसके सिक्के डालना शुरू कर दिया। इसने ये प्लान किया था कि लोगों के पास, किंगडम में जनता के पास जितने भी सिल्वर कॉइन्स थे जो पहले से सर्कुलेशन में थे, जो चलन में थे, मार्केट में चल रहे थे, वो तो कराया जाए, ट्रेजरी के अंदर जमा करवाया जाए, और उसके बदले ट्रेजरी से आपको कॉपर के कॉइन्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपने भी देखा होगा नोटबंदी जब मोदी सरकार ने की थी, है ना, तो यहाँ से 500 और 1000 के लोग जो नोट लोगों के घर में थे वो हम लोगों ने कहाँ जमा कराए, बैंक में जमा कराए। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने नई करेंसी जो है वो शुरू की, लेकिन यहाँ पर इसने इस तरह की प्लानिंग नहीं की, इसने डायरेक्टली कॉपर करेंसी स्टार्ट कर दी। लोगों ने फायदा उठाया उन सिल्वर कॉइन्स को, और गोल्ड कॉइन्स को लोगों ने अपने ही पास रखा और बदले में कॉपर करेंसी खुद ही डालकर मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दी। तो इससे इसका जो पूरा खजाना था वो लगभग खाली हो गया। तो ये कह सकते हैं कि एक गलत तकनीक के कारण इतनी अच्छी पॉलिसी उसकी जो थी वो भी फेल हो गई। तो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ द टोकन करेंसी, और लास्ट फोर्थ जो है अटैक ऑन द खुरासान। इसने खुरासान पर अटैक किया। देखिए बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं उस समय की जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। खुरासान इंडिया की अगर हम बात करें नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना,
और ऐसा डिसीजन इसने लिया बिना सोचे समझे, अपनी सेना को ये खुरासान की तरफ ले गया। भरी गहरी ठंड के कारण, तेज ठंड के कारण, खाना पानी नहीं मिलने के कारण लगभग आधे जवान खुरासान में पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया और इस तरह से खाली हाथ इसे बिना वहां पर कोई कैंपेन किए, बिना अभियान किए, बिना युद्ध किए इसको वापस लौट ना पाए। एंड ऑल्सो द लास्ट पॉलिसी एक्सपीडिशन टुवर्ड द कराची, इसने अपने किंगडम को कराची की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, जबकि इसे करना क्या था, इसे लगभग इंडिया की तरफ या इंडिया के साउथ पार्ट की तरफ जाना था, लेकिन इसका ये फैसला गलत था। इसने एक ऐसी जगह चुनी जो इंडिया से बहुत, अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से, तो वहां तक गवर्न करना और वहां पर एडमिनिस्ट्रेट करना, उस एरिया को कंट्रोल करना इतना उस समय में पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसी कारण से इसकी जो फिफ्थ पॉलिसी है ये भी फेल हो गई। और इसी के साथ आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेंशन द 5 पॉलिसीज ऑफ द मोहम्मद तुगलक, बराबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये लगभग आपके हाफिली के अंदर, बोर्ड के अंदर आता रहा है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप लोग की इन 5 पॉलिसीज को इंपॉर्टेंट टिक कर लें और हमेशा ध्यान में रखना कि 5 पॉलिसीज जो इसने इंप्लीमेंट की थी वो कौन सी थी। फर्स्ट इज द इंक्रीज द टैक्स इन द दोआब रीजन, second is the circulate the currency making the Devgiri as its capital, and the fourth is the extension of the toward the Karachi and the attack on the Khurasan। तो ये टोटल 5 इसकी पॉलिसीज थी। आगे देखते हैं द मंगोलियन ट्रेडर इब्न बतूता, आपने नाम सुना होगा और मेरे ख्याल से किसी गाने के अंदर भी इस नाम का जिक्र हो चुका है। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, ये एक ट्रेवलर था, इंडिया यहाँ पर घूमने के लिए आया था और ये इंडिया में यहाँ पर मोहम्मद तुगलक से मिला। मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली, और इसी इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया। अब काजी का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, वो पोस्ट जो कि रिलीजियस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, फैसले करता है, न्याय करता है, ठीक है ना। एंड सेंड हिम टू द चाइना, और साथ में इसको चाइना भी भेजा। तो यहाँ पर भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, which foreign या Moroccan traveler was appointed at the Qazi by whom, है ना। तो यहाँ दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड मोहम्मद तुगलक died in the 1351 AD, और मोहम्मद तुगलक की 1351 में 1351 AD के अंदर डेथ हो जाती है। तो ये समझ सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी में हमने एक बहुत ही अच्छे राजा के बारे में पढ़ा है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसकी जो ये 5 पॉलिसीज है, अगर ये प्रॉपर तरीके से लागू करता तो ये सारी की सारी पॉलिसीज जो है बिल्कुल इसकी सक्सेसफुल होती, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको इसके दोनों टाइटल्स बिल्कुल याद रखने हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनने की जो चांसेस है वो यहाँ से बिल्कुल बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसी डायनेस्टी के और रूलर की हम अगर बात करें तो था फिरोज शाह। टाइम पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द 1351 AD, इसकी डेथ के बाद में जो नया रूलर बना है सन फिरोज शाह, जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1351 AD से। sent 2 military campaigns against the Haji Ilyas of the Bengal, इसको भी अपने टाइम पीरियड में कई सारे रिवॉर्ड्स फेस करने पड़े, विद्रोह हुए इसके टाइम पीरियड में। ऐसा ही एक विद्रोह जो है वो हुआ था बंगाल के अंदर, जब वहाँ का जो गवर्नर था वो था हाजी इलियास। हाजी इलियास के अगेंस्ट में इसने 2 मिलिट्री कैंपेन भेजे, बट बोथ द मिलिट्री कैंपेन वाज अनसक्सेसफुल, मतलब यहाँ से इसको खाली लौटना पड़ा। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो बंगाल वाला रीजन है ये इनके हाथ से निकल गया, फिरोज शाह के हाथ से निकल गया। ये जो हाजी इलियास है ही बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही मेड द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री जॉब्स हेरिडिटरी। कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अलग जो चीज इसने अपने टाइम पीरियड में की, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और मिलिट्री जितनी भी पोस्ट थी उन सबको हेरिडिटरी कर दिया, मतलब वंशानुगत। मतलब समझिए आप हेरिडिटरी का, कि एक पिता अगर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर है या मिलिट्री के अंदर है तो उसकी डेथ के बाद में उसका बेटा उस पोस्ट पर जाएगा, चाहे वो उसके लायक हो या नहीं हो, और उसके बेटे की डेथ के बाद उसका बेटा जो है वो उस पोस्ट पर जाएगा। तो इस तरह से इसने बहुत ही अलग, अपन कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कह लीजिए आप, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव और हेरिडिटरी जो पोस्ट थी, जॉब्स थी, उनको हेरिडिटरी कर दिया। अब है डिसकंटिन्यू द सिस्टम ऑफ द चेकिंग वंस क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि जिस तरह से किसी भी जॉब या किसी भी पोस्ट पर जाने से पहले आपकी
देखी जाती है। उसी तरह से यहाँ पर मिलिट्री के अंदर आप कह सकते हैं कि मिलिट्री के अंदर जाने के लिए भी क्वालिफिकेशंस देखी जाती थी, लेकिन इसने अपने टाइम पीरियड में इस जो क्वालिफिकेशन चेकिंग है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इसने बंद क्यों किया, क्योंकि इसने सारी जॉब क्या करती थी, हेरिडिटरी करती थी, वंशानुगत करती थी। एक पिता के बाद उसका बेटा ही उसी जॉब पर जाएगा, उसी पोस्ट पर जाएगा, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए इसने क्वालिफिकेशन चेकिंग जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, एंड ही पॉपुलेटेड द सम टाउन्स। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों आपको, इसने कुछ छोटे छोटे कस्बे, छोटे शहर बसाए जिनके नाम यहाँ दिए हैं, हिसार, फिरोजाबाद एंड जौनपुर। These 4 towns were populated by the फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 4 नगर बसाए थे, 4 छोटे टाउन्स जो है इसने पॉपुलेट किए। एंड brought the Ashoka's pillar were brought टोपारा एंड मेरठ टू द दिल्ली। अब आपको अगर याद आया हो तो हमने रॉक एडिक्ट्स की बात की थी, है ना, हमने पिलर्स की बात की थी किंग अशोका के टाइम पीरियड में। ही वाज द फर्स्ट रूलर who engraved the orders on the rocks, जिसको हम रॉक एडिक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये वही, ये जो टोपारा इलाहाबाद में, मेरठ, इन दोनों ही जगह पर जो अशोका के जो पिलर्स मिले थे उसको इसने दिल्ली मंगवाया, और आज भी ये दोनों ही पिलर्स आप लोग दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो ट्राइड टू रीड द ऑर्डर्स एनग्रेव्ड ऑन दीज पिलर्स, और इसी के साथ इसने कोशिश भी की थी कि इन पिलर्स पर जो लिखा गया उसको पढ़ने की, बट ही डिडंट गॉट द सक्सेस। लेटर दीज वर फर्स्टली रीड बाय द जेम्स प्रिंसेप। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अशोका की जो रॉक एडिक्ट्स है उसको पढ़ने वाला पहला जो पर्सन था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना। तो इसने अशोका के पिलर्स जो टोपारा और मेरठ से मिले थे उसको इसने दिल्ली मंगवाया। एंड द कैनल्स इन द हांसी एंड द सिरसा। इसी के साथ एक और बात कि इसने एग्रीकल्चर पर बहुत ध्यान दिया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है किंगडम का प्रॉस्परस होना, है ना। तो इसीलिए इसने हिसार और सिरसा के अंदर कई सारी कैनल्स डग कराई, नहरें बनवाई, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड हो सके, और जब इरिगेशन अच्छा होगा तो इसी से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से इसने कई सारी कैनल्स डग कराई। जजिया टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि जो फिरोज शाह तुगलक का नाम फेमस है जजिया टैक्स के लिए। अब हम जान लेते हैं जजिया टैक्स होता क्या है। नॉन मुस्लिम टैक्स था ये, ठीक है ना। बेसिकली पहले जमाने में जिस तरह से देखते हैं आप लोग कि लोग जो है तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो ये नॉन मुस्लिम टैक्स था। बेसिकली कह सकते हैं कि ब्राह्मण लोगों से वसूला जाता था जो कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे। तो ये सिर्फ हिंदुओं पर, या ये कह सकते हैं मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग थे, रिलीजन थे, कम्युनिटी थी, उनसे वसूला जाने वाला एक रिलीजियस टैक्स था जिसको जजिया टैक्स कहा गया। अब यहाँ पर ये आपके बनता है 1 मार्क्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हु इम्पोज्ड द जजिया टैक्स फर्स्टली इन द इंडिया। इंडिया में पहली बार जजिया टैक्स लगाने वाला रूलर कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब व्हाट डू यू मीन बाय द जजिया टैक्स? इट इज द नॉन मुस्लिम टैक्स, ठीक है, इम्पोज्ड ऑन द कह सकते हैं कि रिलीजियस ट्रेवल्स, धार्मिक यात्राओं पर लगाया जाने वाला गैर मुस्लिम टैक्स था, मतलब मुसलमानों के अलावा सब पे लगाया जाता था। ठीक है ना। अब है द लीडर्स ऑफ द शिया सेक्ट वर सेंटेंस्ड टू डेथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुस्लिम रिलीजन की तरफ वापस आपका ध्यान ले जाऊंगी। और अपनी लास्ट क्लास के अंदर आपको पता होगा कि मैंने कहीं बताया था, जब मैंने आपको कनिष्क पढ़ाया था तब मैंने एक बात कही थी कि द बुद्धिस्ट रिलीजन वाज डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्ट्स, महायाना एंड हीनयाना। इसी तरह से हाजी साहब के बाद अगर मोहम्मद साहब के बाद अगर हम बात कर लें तो जो मुस्लिम रिलीजन था इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्ट्स, फर्स्ट इज शिया मुस्लिम एंड द सुन्नी मुस्लिम। द फिरोज शाह तुगलक वाज बिलोंगिंग टू द सुन्नी मुस्लिम। जो फिरोज शाह तुगलक था वो सुन्नी मुस्लिम था, इसीलिए ये शिया मुस्लिम जो थे उनसे बहुत नफरत करता था। और इसने इसी कारण से अपने किंगडम के अंदर अगर कोई मुस्लिम अगर कोई गलती कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो उसके लिए सीधी की सीधी जो सजा रखी गई वो क्या थी, डेथ, मतलब उसको फांसी दी जाती थी या उसको जान से मार
दिया जाता था, स्पेशली ये चीज इसने लागू की किसमें, शिया सेक्ट पर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। द नॉन शरीयत टैक्स वर एलिमिनेटेड एंड 4 डायलॉग्स टैक्स वर रिटेन्ड। इसने शरीयत कानून को मानना शुरू किया। शरीयत मुस्लिम लॉ के से रिलेटेड कह सकते हैं आप कि जो मुस्लिम लॉज है उसी को शरीयत का नाम दिया गया है। और इसलिए इसने अपने किंगडम में जितने भी नॉन शरीयत मतलब शरीयत के अंदर जो कानून जो टैक्स नहीं दिए गए उन सारे टैक्स को इसने हटा दिया। और ऐसा कहते हैं कि 23 टैक्स जो थे शायद वो इसने हटाए। ओनली 4 टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द पीपल्स। टोटल मिला के 4 तरह के टैक्स इसने रखे। बाकी सारे टैक्स जो शरीयत लॉ के अगेंस्ट थे या ये कह सकते हैं कि शरीयत लॉ में नहीं आते थे उन सबको इसने हटा दिया। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं उन 4 टाइप के टैक्सेस की जो इसने इम्पोज किए। फर्स्ट वाज द खराज, इट मींस द लगान। लगान समझ गए आप? अगर आपने फिल्म देखी हो लगान तो शायद बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि किसानों से उनके लैंड पर होने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से वसूला जाने वाला टैक्स जिसको हम लैंड रेवेन्यू भी कह सकते हैं, इसे लगान कहा गया और इसी को खराज कहा गया। दूसरा आता है ज़कात। ये था एरिस्टोक्रेट या अमीर जो थे। हम लोग बात कर चुके हैं एरिस्टोक्रेट्स की। चहलकनी अगर आपने पढ़ा, 40 द ग्रुप ऑफ द 40 अमीर्स आपने पढ़ा था बलबन के टाइम पीरियड में। ये वही एरिस्टोक्रेट्स है, अमीर लोग जिनको कहते हैं। उनसे वसूला जाने वाला जो टैक्स था उसको ज़कात कहा गया। मतलब सिर्फ इन अमीरों से ही ये दिया जाता था। ठीक है, इसी तरह से खुम्स, लूटेड बूटी। लूटेड बूटी का मतलब क्या, जब कभी भी सुल्तान किसी भी कैंपेन पे जाते थे, अभियान पे जाते थे और या फिर ये कह सकते हैं कि या फिर जब वहाँ पर युद्ध में जीत जाते थे और बदले में जो लूटा हुआ धन लाते थे उसमें से कुछ हिस्सा जो ऐसा कहते हैं 1/4 पार्ट जो है वो राजा के पास या सुल्तान के पास जमा होता था। उसी को क्या कहा गया, खुम्स कहा गया। तो ये खुम्स क्या है, लूटेड बूटी पर वसूला जाने वाला टैक्स था। और इसी के साथ में जजिया। आई ऑलरेडी डिस्क्राइब व्हाट वाज द जजिया। जजिया क्या था, नॉन मुस्लिम टैक्स है। ये 4 टैक्स जो थे वो इम्पोज होते थे फिरोज शाह के टाइम पीरियड में। बाकी सारे टैक्स जो नॉन शरीयत टैक्स थे वो इसकी टाइम पीरियड में पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, एलिमिनेट कर दिए गए। ठीक है ना। एंड द इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ द स्लेव्स। इसके टाइम पीरियड की सबसे बड़ी बात की सबसे ज्यादा स्लेव्स के नंबर में इंक्रीज हुआ। ऐसा कहते हैं 1,80,000 दास थे इसके टाइम पीरियड में। तो आप समझ सकते हैं कि अचानक से दासों का जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। स्लेव्स की पॉपुलेशन इसके किंगडम में बढ़ गई। ठीक है, एंड ही डाइड इन द 1388 एडी और बाद में 1388 एडी के अंदर हो जाती है इसकी डेथ। तो ये जो हमने पढ़ा ये लगभग फिरोज शाह के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। जजिया टैक्स इसने इम्पोज किया और इसी के साथ में जो शिया मुस्लिम्स थे उसको इसने सेंटेंस टू डेथ तक की पनिशमेंट देना शुरू किया। और इसी के साथ इसके 4 टाइप के जो टैक्सेस है वो इम्पोज किए और 1388 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। एंड द लास्ट रूलर वाज द नसीरुद्दीन शाह। द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी अगर बात करें तो कौन था, नसीरुद्दीन शाह, जो कि इस डायनेस्टी के तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। एंड द टर्किश रूलर तैमूर इन्वेंटेड इंडिया इन द 1398 एडी। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ से ये डायनेस्टी हो चुकी है आपकी खत्म और यहाँ पर एक नई डायनेस्टी और आ जाएगी। और तैमूर लंग जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही फेमस रहा है ये नाम। ठीक है ना, तैमूर लंग जिसने इंडिया पर कई सारे अटैक किए, इंडिया को रूल करना चाहता था, इंडिया पर अपना जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश करना चाहता था और बहुत ही कह सकते हैं कि ब्रेव पर्सनैलिटी थी ये। ठीक है ना, बेसिकली ये सेंट्रल एशिया कहते हैं या तुर्किस्तान कहते हैं, तो टर्किश था ये। ठीक है ना, और यहाँ पर तैमूर लंग का जो इन्वेंशन था वो इंडिया पर शुरू हुआ 1398 एडी के अंदर। इसने अटैक किया और दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सैयद डायनेस्टी की। ठीक है ना, तैमूर लंग who invented India in the 1398 AD 1398 के अंदर इसने इंडिया को जीत लिया और कुछ सालों तक इसने राज किया। लेकिन बाद में यहाँ से वापस कहाँ चला गया, तुर्किस्तान या टर्की वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले इसने अपना जो कह सकते हैं कि अपनी जगह पर दिल्ली को संभालने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ दिया जिसका नाम था खिराज खान। ठीक है,
ये जो खिज़्र खान था, he was the representative appointed by the Temur in the Delhi। तो अब बात कर लेते हैं सैयद डायनेस्टी की। आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया, तैमूर अपॉइंटेड द खिज़्र खान एज द रिप्रेजेंटेटिव। अभी बता ही चुकी हूं मैं आपको कि तैमूर लंग ने दिल्ली छोड़ने से पहले यहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था जिसका नाम था खिज़्र खान। और इसी खिज़्र खान ने तैमूर के जाने के कुछ समय बाद ही इंडिया या दिल्ली पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, है ना, कंट्रोल कर लिया। और इस तरह से इसने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की which was known as सैयद डायनेस्टी। ठीक है, खिज़्र खान फाउंडेड दिस डायनेस्टी इन द दिल्ली और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1414 से लेकर 1421 AD तक। 14 से 14 लेकर 1421 तक इसने इंडिया पर या दिल्ली पर राज किया। एंड आफ्टर हिज डेथ his son Mubarak Shah from 1421 to 1434 AD became the next ruler and his title was the Sarva Shah। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, the which ruler about the title of the Sarva Shah, तो मुबारक शाह नाम आना चाहिए। और लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी का वो था आलम शाह। और इस तरह से ये डायनेस्टी यहाँ पर हो जाती है खत्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली दो जो डायनेस्टीज है उनके बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट इज द तुगलक डायनेस्टी, जिसमें आपको मोस्टली वापस बता रही हूँ, आपको मोहम्मद तुगलक की 5 पॉलिसीज को ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मोस्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें फिरोज शाह की, तो इसमें आपको जजिया टैक्स को ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों। और जो सैयद डायनेस्टी है ये शुरू होती है खिज़्र खान से। खिज़्र खान जो था वो तैमूर लंग का रिप्रेजेंटेटिव था। तैमूर लंग का ये भी ध्यान रखना अटैक है वो इंडिया पर कब हुआ था, 1398 के अंदर हुआ था। ये टर्किश था, है ना, और टर्की से यहाँ पर इंडिया को इन्वेंट करने आया था। इंडिया को इसने जीता, कुछ साल रहा, लेकिन बाद में यहाँ से चला गया। और जाते जाते खिज़्र खान को ये अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाता हुआ गया। और इसी रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो यहाँ पर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसको सैयद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज 2 डायनेस्टीज को जाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चल ही रहा है आपका। आप लोगों को हर बार की तरह एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ उसका आप क्लास नोट्स जरूर तैयार करें अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सेटिस्फाइड नोट्स है, ठीक है ना। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।